करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, चैप्टर नंबर 2 ऑफ एसपी सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। सो हमने उस चैप्टर में ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया था, देन हमने सोर्सेज ऑफ ओन्ड कैपिटल समझ लिया था, एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जामिनेशन एज वेल एज दिस चैप्टर कि शेयर्स, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स। मैंने अपना प्रैक्टिकल अप्रोच दिया था इसमें, एंड टेक्स्ट बुक के हिसाब से भी समझाया था, और उसके फीचर्स खत्म हो गए थे। नाउ वी आर ऑन इक्विटी शेयर्स, वन ऑफ द पार्ट ऑफ शेयर्स। तो समझो इस बात को कि जब भी हम शेयर्स ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वी ऑर्डिनरली मीन्स इक्विटी शेयर्स, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने शेयर्स बोला तो आप जो इंटरप्रेट करोगे नॉर्मली इट विल बी इक्विटी शेयर्स। तो इसीलिए इसका जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स का, ये इसलिए ऐसे लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। मतलब नॉर्मल जो शेयर्स जिसको हम बोलते हैं वो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। नाउ दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा डेफिनेशन कंपनीज एक्ट ने दिया है। थोड़ी हंसी आएगी बट ठीक है, एक्चुअली डेफिनेशन कैसा है, अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को देखेंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स का जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो कंपनीज एक्ट ने अच्छा खासा लंबा दिया हुआ है। उन्होंने सब समझाया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या है। तो उन्होंने जब इक्विटी शेयर्स को डिफाइन करने के लिए आए तो उन्होंने सिंपली ये बोल दिया कि हमारे हिसाब से इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। एक चीज को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया, एक चीज को उन्होंने बोला कि चलो हमने वो समझा दिया तो ये हम बोल देते विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। यही डेफिनेशन है, मैं आपको कुछ अलग नहीं पढ़ा रही है। कंपनीज एक्ट ने बोला है इक्विटी शेयर्स का डेफिनेशन क्या है, विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ इसका मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। तो देखो साथ साथ में मैं क्या करती हूँ, आपको प्रेफरेंस शेयर्स का डेफिनेशन समझा देती हूँ। तो आई थिंक सो ये जो साथ में जो हम समझेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, मेरे लिए समझाने के लिए और आपके लिए समझने के लिए। तो देखो उन्होंने कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया है प्रेफरेंस शेयर्स को कि ये ऐसे शेयर्स होते हैं जो सम प्रेफरेंशियल राइट कैरी करते हैं। प्रेफरेंशियल राइट मतलब पहला राइट कैरी करते हैं। अब प्रेफरेंशियल राइट मतलब इन द सेंस किसके रिगार्डिंग, तो दो चीजों के रिगार्डिंग इनको प्रायोरिटी दी जाती है। जब भी कंपनी पेमेंट करेगी डिविडेंड का तो फर्स्ट राइट ऑन डिविडेंड रहेगा प्रेफरेंस शेयर्स को, एंड जब भी कंपनी पैसा वापस कर रही होगी वाइंडिंग अप के टाइम पे, मतलब जब कंपनी क्लोज हो रही होगी तब पैसा जो है वो रिटर्न कर रही होगी अपने अपने शेयर होल्डर को, तो पहला जो हक है उन पैसों पे उसका उस शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास दो तरीकों के प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, प्रायोरिटी राइट होते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। और वो दो राइट कौन से हैं, प्रेफरेंशियल राइट टू दी डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट टू दी रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। ये दोनों राइट अगर आपको मिल रहा है इक्विटी शेयर से पहले तो आप प्रेफरेंस शेयर्स कहलाओगे, और ये राइट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यू विल बी नोन एज इक्विटी शेयर्स। ये इधर ही दिया हुआ है कि इफ यू डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, इफ यू डू नॉट हैव प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, यू आर अ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। नाउ इक्विटी शेयर्स आर द फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। अब इक्विटी शेयर्स, ओके, सो और डिटेल में पढ़ते इक्विटी शेयर्स को। तो इक्विटी शेयर्स के बारे में और क्या बोला हुआ है कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं दे आर द फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। फंडामेंटल मतलब बेसिक सोर्स। कभी भी जब भी हम कंपनी सेटअप करते हैं तो एक चीज याद रखना, हम विदाउट इक्विटी शेयर्स बिजनेस को या कंपनी को स्पेसिफिकली सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको एक ऑथराइज कैपिटल एज आई टोल्ड यू देना ही पड़ता है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो ये एक फंडामेंटल सोर्स है जहां से आपको पैसे मिलते हैं। एंड इक्विटी शेयर्स जो रहते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, वो अल्टीमेट रिस्क जो है इक्विटी शेयर्स के साथ अटैच रहता है। क्यों अटैच रहता है, क्योंकि जब भी पैसे देने की बात आती है तो लाइन में जो सबसे लास्ट में खड़ा रहता है वो इक्विटी शेयर्स रहते हैं, क्योंकि देखो वो ओनर है। अब जैसे सोल प्रोप्राइटर में भी जब हम सारे एक्सपेंसेस लेबर्स के पे कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर लेते हैं, वाटर बिल, जो भी हमारे स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस रहते हैं, वो पेमेंट करने के बाद ही जो सोल प्रोप्राइटर है उसको जो प्रॉफिट आता है वो बोल सकता है हाँ ये मेरा प्रॉफिट है या मेरा इनकम है। ऐसा नहीं कि बिजनेस में जो फर्स्ट हैंड में जो उसके पास पैसे आते हैं वो सबका सब कैलकुलेट कर लेता है एज अ प्रॉफिट, नहीं, उसको सारे एक्सपेंसेस पहले पे करने रहते हैं। तो सेम वे वैसा ही एक चीज रहता है कि जब तक कंपनी अपने फिक्स कमिटमेंट लाइबिलिटी पे नहीं करती तब तक इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास उनका प्रॉफिट नहीं आता। तो इतना याद रखना उस केस में।
After paying claims, all other investors, the remaining fund belong to the equity shares. Thus, equity share are the residual claimant of the income and asset. तो ये समझा आपको कि सबसे लास्ट में इसको पैसे मिलने के कारण इसको और एक चीज बोला जाता है, रेफर किया जाता है एज अ रेसिडुअल क्लेमेंट. रेसिडुअल क्लेमेंट मतलब जिसको बचा कुचा मिलता है, तो इसको ऐसा नाम, इसको ऐसा रेफरेंस दिया हुआ है. नाउ इक्विटी शेयर्स के साथ कुछ अच्छी बात है और कुछ बुरी चीजें अटैच है. बुरी चीजें मिक्सअप है, तो साथ साथ में आप समझ लेना कि सबसे पहले बुरी बात दी हुई है कि इनके साथ कोई भी फिक्स कमिटमेंट नहीं रखती. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या आप जब इक्विटी शेयर्स किसी कंपनी के खरीदते हो तो कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको ये कमिट नहीं करते हुए दिखेंगे कि हम आपको हर साल डिविडेंड देंगे ही देंगे. जो भी कंपनी के साथ फॉर्च्यून अटैच है, मतलब जो भी कंपनी की किस्मत है वो आपकी किस्मत होगी, क्योंकि यू आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी. तो जब अगर बिजनेस डूबेगा, जब कम प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है, ये आपको मानना पड़ेगा. जो भी डिविडेंड का रेट होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हम कौन से रेट ऑफ डिविडेंड से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे. तो ये सारी चीजें यही बोली गई है. और जब कंपनी सक्सेसफुल भी होती है तो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कंपनी के जो लमसम अमाउंट है वो एंजॉय करते हो. जब कंपनी का लॉस भी होता है तो वो इक्विटी शेयर्स ही होता है जो कंपनी को बेयर करता है. इसीलिए इसका जो दूसरा नाम रखा गया है वो वेंचर कैपिटल या रिस्क कैपिटल बोला है. वेंचर मतलब रिस्क ही होता है, मतलब इसमें इतना रिस्क रहता है कि इसका नाम ही ऐसा हो गया कि ये रिस्क कैपिटल है. मतलब किसके लिए रिस्क कैपिटल है? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटी शेयर होल्डर के लिए. लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इक्विटी शेयर इज अ रिस्की कैपिटल और नॉट, नहीं, उसके लिए रिस्की कैपिटल नहीं है. इनफैक्ट उसके लिए इक्विटी शेयर इज नॉन रिस्की फंड, क्योंकि उनको कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं देना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस करेंगे तभी देना है. तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये सिर्फ याद रखना कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इक्विटी शेयर होल्डर ये जो रहता है रिस्की कैपिटल माना जाता है. ओके. इनके पास कुछ राइट, जैसे इधर कुछ बुरी बातें बोली गई हैं, बैड थिंग बोली गई है, इधर कुछ गुड थिंग बोली गई है इक्विटी शेयर्स के बारे में, कि इनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है कंपनी में. ये जनरल मीटिंग में इनको इनवाइट किया जाता है हर एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए. इनको वोट का राइट रहता है बाय लॉ, मतलब इनको ऐसा नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देंगे तो ही. बाय लॉ अगर आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हो तो यू हैव सम इनहेरिटेड राइट, मतलब वो खरीदते ही आपके पास राइट आता है. आप कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आपके वोटिंग के थ्रू सेलेक्ट होते हैं. कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? अगर आपने 11th में एसपी पढ़ा हुआ है तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी को चलाने का काम करते हैं. तो उनको सेलेक्ट करने का काम इक्विटी शेयर्स होल्डर को रहता है. मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस रहते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में रहते हैं. सो इक्विटी शेयर होल्डर आर दी 10 रियल ओनर ऑफ द कंपनी. व्हाई दे आर कॉल्ड रियल ओनर? कि अल्टीमेट रिस्क वगैरह सब इनके ही ऊपर है. तो रियल ओनर की अगर आप बात करो तो वो इक्विटी शेयर होल्डर ही रहते हैं. सो नाउ फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं. तो सबसे पहला अपना फीचर इज परमानेंट कैपिटल. तो देखो शेयर्स में भी हमने ये पढ़ा था कि शेयर्स जो रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, ऐसा नहीं कि इनको रीपेमेंट करना रहता है. तो इक्विटी शेयर्स, खासकर इक्विटी शेयर्स का ये बहुत बड़ा फीचर है. मतलब प्रेफरेंस शेयर्स तो एक बार हमको रिटर्न भी करना पड़ता है क्योंकि लॉ ही ऐसा बनाया रिगार्डिंग प्रेफरेंस शेयर्स. बट इक्विटी शेयर्स जो रहते हैं वो इररिडीमेबल रहते हैं, मतलब कि हमको कंपनी को रीपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस कंपनी वाइंड्स अप. ठीक है. सो नॉन रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. इक्विटी शेयर बिकम रिफंडेबल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक द शेयर्स. और बाय बैक ऑफ शेयर्स भी कंपनी जो है कभी कभी ही करती है, हमेशा कंपनी अपने शेयर्स वापस नहीं खरीद सकती. ये एक लॉ है, बहुत बड़े रिस्ट्रिक्शंस अटैच है कि कंपनी अपने शेयर्स मार्केट से वापस नहीं ले सकती किसी किसी कंडीशन में, और वो भी बहुत लिमिटेड कंडीशन है विद सम टर्म्स एंड कंडीशन वो बायबैक कर सकती है. तो उसीलिए उन्होंने बोला है एक्सेप्ट दिस. एंड ये जो रहते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल माने जाते हैं, परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी माने जाते हैं. नाउ सेकंड फीचर इज फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड. फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मतलब ऊपर नीचे जाने वाला डिविडेंड. देखो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उधर प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि आपको हर वक्त फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रॉमिस किया जाता है. बट इक्विटी शेयर्स के साथ ऐसा कुछ भी व्यवहार नहीं होता. उनको बोला होता है कि अगर हमारे कंपनी में प्रॉफिट हुआ तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए कंपनी जब भी आप शेयर्स
पे इन्वेस्ट करते हो, खासकर इक्विटी शेयर्स पे, तो कंपनी के हिस्ट्री, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी की सारे प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस करके ही आप कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो, अगर प्रॉफिट होने वाला रहता है तो। सो इसीलिए इधर बोला हुआ है दे डू नॉट एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता है, डिपेंड रहता है, जो डिविडेंड रहता है वो डिपेंड रहता है इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। अगर ज्यादा प्रॉफिट तो हायर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और अगर लेस प्रॉफिट तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं भी हो सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे इस बार हमारे पास पैसे नहीं है, नेक्स्ट टाइम आना। सो इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड, द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर आर अनसर्टेन एंड इररेगुलर, द इक्विटी शेयर्स गेट डिवाइडेड एट फ्लक्चुएटिंग रेट। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है पता है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज राइट। अभी ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि इनको कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। सबसे पहला जो मेन राइट है वो राइट टू वोट है, मतलब कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग रहता है वो इक्विटी शेयर्स ही अल्टीमेट डिसाइड करते हैं कि यस ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे कंपल्शन है कि अगर आप ये डिसाइड करते हो, बहुत सारी चीजें हैं लिस्ट में, तो आपको इक्विटी शेयर से पूछना पड़ेगा। तो इनके पास वोटिंग पावर रहता है, जो कि बहुत बड़े बड़े वोटिंग पावर रहते हैं, जैसे अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अल्टरेशन करना है तो इनसे पूछ के ही करना पड़ता है, वोटिंग लेके ही करना पड़ता है। सो आगे का वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एचजीसीए के जो लेक्चर्स है वो दो तरीकों से चलते हैं। एक यूट्यूब फ्री सीरीज जैसे आप मुझे अभी देख रहे हो, और दूसरा तरीका ये है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे प्रीमियम बैच में, जहां पे हम आपको इन फैकल्टीज के साथ आपको लाइव आके पढ़ाते हैं, स्पेशली ऑन गूगल मीट, जहां पे इंटरेक्शन एक हाई लेवल पे रहता है। और अगर आपके कोई लेक्चर्स जो है वो मिस हो जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग बैकअप फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है, और बहुत अच्छे से होते हैं ये लेक्चर्स। सो इन प्रीमियम बैच में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती है, तो स्क्रीन पे सारे दिए गए जो चीजें हैं वो आपको इस बैच में अवेलेबल की जाती है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों ने इस प्रीमियम बैच में एडमिशन लेना चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, और ये सारे कोर्सेज जो है एचजीसीए आपको प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ गई हो। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। बी इज राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, मतलब कि जब भी प्रॉफिट होगा तो कंपनी का ये लाइबिलिटी या कंपनी की ये ऑब्लिगेशन बनती है कि इक्विटी शेयर्स को उनका डिविडेंड दिया जाए ऑनेस्ट तरीकों से। ऐसा वो नहीं कर सकते कि उनकी प्रॉफिट भी हुई जा रही है लेकिन वो रिटेन्ड ही कर रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस ही बना के रख रहे हैं। नहीं, इनका हक है कि एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड तो इनके पास वो राइट आ जाता है to take dividend. So it is an important right of equity shares. They have a right to share in profit when distributed as dividend. If the company is successful and make handsome profit, they have an advantage of getting large dividend. मतलब कि लॉस हुआ तो भी ये इनको ही बेयर करना, और ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इनको ही बेनिफिट होने वाला है, ऐसा वाला केस रहता है। सी इज राइट टू इंस्पेक्ट बुक। इनको सारी जो कंपनी के स्टैट्यूटरी बुक्स है, ये ओनर है कंपनी के, तो इनको हक दिया गया है कि आप कभी भी इन बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है तो। राइट टू ट्रांसफर शेयर। ट्रांसफर शेयर्स मतलब कभी भी अगर आप शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहो तो आप किसी और के नाम पे ये सेल कर सकते हो और आप उनसे पैसे ले सकते हो, बट कंपनी को वापस नहीं सेल कर सकते। ये सारी चीजें कैसे करना है, सेल वगैरह, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। नाउ नो प्रेफरेंशियल राइट। इक्विटी शेयर होल्डर को मैंने बोला ना ही रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में, ना ही पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिगार्डिंग इनको प्रेफरेंशियल राइट रहता है। इनको आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर राइट दिया जाता है। नाउ फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग पावर। देखो ये ओनर है कंपनी के, तो कंट्रोलिंग पावर किसके पास रहना चाहिए, प्रेफरेंस या इक्विटी? ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो ये रियल मास्टर रहते हैं कंपनी के, इनके पास वोटिंग राइट रहती है, इनके पास मीटिंग अटेंड करने का राइट रहता है। तो बहुत सारे राइट के वजह से जो कंट्रोलिंग पार्ट, जो मैनेजिंग पावर रहता है, कंपनी को चलाने का जो पावर रहता है, वो असली पावर इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही रहता है। दे कैन पार्टिसिपेट। वो डायरेक्टर, जो मेन डायरेक्टर कंपनी के लिए काम करते हैं, वो कौन इलेक्ट करता है? यही मतलब कि होल एंड सोल कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड कंपनी को जो आगे चलाने का डिसीजन जिसका रहता है वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही रहता है। सो दस इक्विटी शेयर एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी बिकॉज दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। सिक्स्थ वन इज रिस्क। यस, अगर आप एट द पॉइंट
व्यू पॉइंट, इक्विटी शेयर्स देखते हो, उनका एंगल देखते हो, तो उनके लिए ये जो शेयर्स है जितना बेनिफिशियल है उतना ही हानिकारक है। बेनिफिशियल तो आपको कंट्रोलिंग पावर से समझ गया, बट डिसएडवांटेजेस या इनके लिए इनके अगेंस्ट कब चला जाता है, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जब कंपनी के बहुत लॉसेस होते हैं, तो ये सारी चीजें इनके अगेंस्ट हो जाती हैं और फिर इनको बहुत ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ता है। कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आई तो पूरा का पूरा जो शॉक ऑब्जर्व करना पड़ता है वो इक्विटी शेयर्स को करना पड़ता है। मतलब जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड, अगर बॉडी के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो जब भी हमारा कुछ एक्सीडेंट होता है तो मेन स्पाइनल कॉर्ड रहता है, रीढ़ की हड्डी रहती है कि हमारे बॉडी को सब प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो वैसा ही आप बोल सकते हो कि या तो जो गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर रहते हैं ना, हम गड्ढे में जाते हैं तो हमको ज्यादा मतलब बम्पी राइड से कौन बचाता है, हमारा शॉक ऑब्जर्वर, कि ताकि हम गिरे ना, फिसले ना। तो वैसा ही सेम केस कंपनी के केस में होता है कि कभी भी कंपनी के गड्ढे में अगर गई तो इक्विटी शेयर्स उसे बचाने का काम करता है या इक्विटी शेयर अपने कंधों पे लेने का काम करता है, सिंपल एज दैट। सो इनकम ऑफ द कंपनी फॉल्स, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम डाउन, मतलब पूरा का पूरा उनको ही सहना पड़ता है। लॉस हुआ तो तुम ही बेयर करो, सबको तो देना ही पड़ेगा, सबको तो कुछ बोल नहीं सकते, और प्रॉफिट हुआ तो तुम ही लो, तुम्हारा हक है उस पे। नाउ सेवेंथ वन इज रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल क्लेमेंट मैंने आपको पहले बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है इनको सबसे लास्ट में उनका क्लेम दिया जाता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, टर्म लोन, इनके सब ख्वाहिशें पूरे होने के बाद जो पूछा जाता है जिसको लास्ट में, वो इक्विटी शेयर होल्डर रहते हैं, इसीलिए इनको रेसिडुअल क्लेमेंट बोला गया है। नो चार्ज ऑन असेट। अब ये चार्ज ऑन असेट मतलब क्या होता है, जैसे डिबेंचर्स या जो क्रेडिटर्स रहते हैं कंपनी के, वो जब पैसा देते हैं कंपनी को तो उनके नाम पे एक असेट गिरवी रखी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया होगा बैंक से, तो आपने ऑफ कोर्स बैंक को कुछ गिरवी दिया रहेगा, तभी बैंक एज अ क्रेडिटर आपको पैसे दे रही है। वैसे ही सेम डिबेंचर होल्डर जब कंपनी को पैसा देते हैं एज अ क्रेडिटर, तो कंपनी अपनी बिल्डिंग, फर्नीचर, वो एज अ चार्ज क्रिएट करती है। चार्ज मतलब बोलती है कि अगर हमसे पैसा नहीं पे हो पाया तो हम आपको अपना बिल्डिंग, अपना फर्नीचर जो है वो बेच के पैसा दे देंगे, मतलब वो चार्ज क्रिएट करना हो गया, गिरवी रखना हो गया। बट ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर के साथ कुछ भी नहीं होता चार्ज रखने का। तुम्हारा लॉस हुआ तो हुआ, हम कुछ आपको गारंटी नहीं दे रहे हैं, तुमको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट करो, नहीं करना है तो मत करो। तो दे डू नॉट क्रिएट एनी चार्ज ओवर द कंपनीज असेट। नाउ बोनस इशू। अभी ये बोनस इशू क्या होता है, बेनिफिट है ये इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कि ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को ही मिलता है, यस राइट। जब भी कंपनी का बहुत ज्यादा रिजर्व एंड सरप्लस हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, अपने ही रिजर्व एंड सरप्लस में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 100 शेयर्स ऑलरेडी है कंपनी के, आई एम एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स, मैं क्या हूं कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो कंपनी बोलेगी कि हम आपको और 100 शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मुझे पैसा पे करने की जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे आप कि मैम इसका पैसा पे कौन करता है, तो कंपनी इटसेल्फ पे करती है इन लोगों का पैसा। ये किस लिए रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मोटिवेट करने के लिए कि आपने हमारी कंपनी के बुरे वक्त में इन्वेस्टमेंट किया, तो अब हम आपको कुछ एज अ गिफ्ट देना चाहते हैं, तो इसीलिए ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दिया जाता है। या कंपनी को कैपिटलाइजेशन करना रहता है, मतलब कैपिटल बढ़ाना रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस को कम करना रहता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपनी पैसा कहां से देगी, रिजर्व एंड सरप्लस में से देगी। तो रिजर्व एंड सरप्लस को क्या मतलब ऐसे डेबिट होता है एंड इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट होता है। तो ऐसे चीजें होती हैं, मतलब एंट्रीज रहती हैं उसके लिए स्पेसिफिकली। तो इसलिए उन्होंने बोला इट इज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर, दीज शेयर आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, दीज आर इशूड आउट ऑफ अकुमुलेटेड प्रॉफिट। अकुमुलेटेड प्रॉफिट मतलब रिटेन्ड अर्निंग, या आप उसे रिजर्व एंड सरप्लस भी बोल सकते हो। बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू शेयर हेल्ड। इसके एक रेशोज होते हैं, मतलब 1:1, 1:2, 1:3, ऐसे करके आप प्रोपोर्शन में शेयर्स बांट सकते हो। बोनस शेयर आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड, thus the capital investment of ordinary equity shares are tend to grow on its own. This benefit is available only to equity shares. Okay, now right issue. अभी right issue क्या होते हैं,
बोनस शेयर्स जैसा है बट थोड़ा अलग है उसका कंसेप्ट। जैसे बोनस शेयर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स बांटे जाते हैं, ऐसे राइट इशू में आपको पहला राइट दिया जाता है टूवर्ड शेयर्स। क्या है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 100 शेयर्स हैं तो एक लॉ ऐसा बनाया गया है कंपनीज एक्ट में कि जब भी कंपनी नए शेयर्स, जब भी कंपनी और शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी मार्केट में जाके, तो पहला उस और शेयर के ऊपर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स का राइट होना चाहिए और वो हमेशा मार्केट प्राइस से कम होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कंपनी बाहर जाके उसे 10 रुपीज का सेल करने वाली है तो ऑफकोर्स इन जो राइट इश्यूज रहते हैं वो लेस देन मार्केट इशू होते हैं, मतलब उससे कम के वैल्यू पे ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। मतलब ये एक लॉ ही बनाया है कि जब आप बाहर और इक्विटी शेयर्स इकट्ठा करने जाओगे तो वो और इक्विटी शेयर्स इकट्ठा करने से बेटर कि पहले आप अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर से पूछो, उनको नहीं चाहिए रहेगा तो आप बाहर जाके और इक्विटी शेयर होल्डर से पूछ सकते हो। क्यों? ये है एक लॉजिकल सी बात है कि आप किसी कंपनी के ओनर हो, आपसे पहले पूछे जाने से पहले आप किसी और से पूछ रहे हो, आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कंपनी के ऊपर ये कंप्लायंस लगाया गया है बाय कंपनीज एक्ट 2013 कि आपको ये पूछना जरूरी है। तो जब भी और फंड रिक्वायर्ड है टू रेज फर्दर कैपिटल तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स में बी गिवन अ प्रायोरिटी टू गेट न्यूली ऑफर्ड शेयर। तो बाहर जो हम न्यूली ऑफर करने वाले हैं उसका पहला राइट जो है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। दिस इज called right issue. The shares are offered to equity shares first in proportion to their existing shareholding. 11th one is face value. अभी face value मैंने ऑलरेडी बताया था, इट इज अ ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स और ये वेरी कर सकता है ₹10 to ₹1, ये शेयर सर्टिफिकेट में भी मेंशन रहता है। मार्केट वैल्यू भी हमारा डिस्कस हो गया था इन शेयर्स वाले पॉइंट में, शेयर्स के फीचर्स में, कि जो इक्विटी शेयर्स के जो मार्केट प्राइस होते हैं वो बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। एक्चुअली फ्लक्चुएशन का कारण क्या है? डिमांड एंड सप्लाई, ये इतना ज्यादा होता है। अगर आपको किसी को जो मेरे को देख रहा है, अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स बिकते खरीदे जाते हैं वो इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। तो इतना डिमांड एंड सप्लाई रहता है ऐसे शेयर्स का कि एक एक सेकंड के अंदर इनके जो प्राइजेस हैं वो वेरी होते हैं। तो इनके बहुत फ्लक्चुएटिंग मार्केट वैल्यू होते हैं। जो मार्केट डिसाइड करते हैं, किस पे डिसाइड होता है? डिमांड एंड सप्लाई पे। जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तो इनका मार्केट वैल्यू भी बढ़ता है, जब कंपनी लॉस इनकर करती है तो इनका मार्केट गिरता भी है। ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं एज कंपेयर टू अदर सिक्योरिटी। रीजन इज कि इनका डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। बहुत लोगों को ये अपील करता है, मतलब कि इक्विटी शेयर्स बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है ना। दूसरे सिक्योरिटी में नहीं जाएंगे लोग, बट ये इक्विटी शेयर्स में लोगों ने जरूर से जरूर पैसा गंवाया रहेगा क्योंकि ये इतना अपीलिंग दिखता है कि हम कभी कभी देखते हैं ना किसी किसी यूट्यूबर्स में कि इन्होंने इतना पैसा कमाया, उन्होंने इतना पैसा, तो वो मेन, और ये लीगल है स्पेकुलेट करना। एक्चुअली ये स्पेकुलेट करना लीगल है ऑन स्टॉक मार्केट। तो बहुत लोग इस पे पैसे लगाते हैं, पैसा जीतते भी हैं और पैसा हारते भी हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ रहा होगा व्हाट आई मीन टू से। नाउ 13 इज कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब आपको डिविडेंड का तो राइट मिलता ही मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कि अगर आपने आज 1000 रुपीज से कोई शेयर्स खरीदा तो ऐसा 99.999% चांसेस रहता ही है स्टॉक मार्केट में कि या तो आपका पैसा कम होगा, है ना, या मतलब आपका जो ये वैल्यू है, ऑफ कोर्स मार्केट वैल्यू पे आप खरीदोगे तो ये कम होगा, नहीं तो ज्यादा। और चांसेस यही रहते हैं कि अगर आपने बहुत अच्छे से एनालिसिस करके कंपनी पे इन्वेस्ट किया है तो मार्केट प्राइस अप जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको इधर क्या मिल जाता है? बेनिफिट मिल जाता है। मतलब 15 रुपए का जो है आपका प्रॉफिट हो गया 2 दिन में, 3 दिन में, जितना दिन में भी वो एप्रिशिएट हुआ, तो उसको हम कैपिटल एप्रिशिएट बोलते हैं। जैसे लैंड होता है, आप लैंड पे क्यों इन्वेस्ट करते हो? क्योंकि आज आप 10 लाख लगाओगे एक मतलब 1 गुंठे के लैंड पे, तो आपको पता है कल जाके इसका 15 लाख, ये 20 लाख ये वैल्यू होना है, तो उसको हम कैपिटल एप्रिसिएशन बोलते हैं। सेम वे इधर ये जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जो इक्विटी शेयर्स की कैपिटल एप्रिसिएशन रहता है वो अदर सिक्योरिटी से बहुत ज्यादा रहता है। आप इससे भी पैसे कमा सकते हो, आपको डिविडेंड से भी पैसे आते हैं। ओके, नाउ टाइप ऑफ डिविडेंड क्या है? टाइप ऑफ डिविडेंड मैंने आपको बोला था, बहुत सारे टाइप ऑफ डिविडेंड है हमारे पास, सॉरी टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स है। एक तो विद नॉर्मल वोटिंग राइट,
मतलब कि उनके मतलब ये एक नॉर्मल वाले वोटिंग राइट रहते हैं, जैसा नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर्स रहते हैं, इक्विटी शेयर्स, वैसा ही इनका काम रहता है। बट दूसरे ऐसे डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले रहते हैं, ये किसको दिए जाते हैं, कुछ खास लोगों को दिए जाते हैं, एज आई टोल्ड यू कि जैसे प्रमोटर्स हो गए या कुछ ऐसे इंप्लॉइज हो गए जिन्होंने कंपनी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो टाइम टू टाइम ऐसे इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं कुछ खास लोगों को। नॉर्मली जो मार्केट में आपको इक्विटी शेयर्स मिलेगा वो है इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट, बट ये जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए रहता है, और इसके लिए जो प्रोविजन दिया गया है वो कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014 के अकॉर्डिंगली ही इनको डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है। ये किसी को भी ये वाले इक्विटी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ स्पेशल राइट्स अटैच रहते हैं जो उनको ही दिए जाते हैं। जैसे समथिंग कभी कभी ऐसा भी होता है, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल डिविडेंड राइट, मतलब अगर नॉर्मली आप 10% डिविडेंड अनाउंस कर रहे हो तो इनको 15% आप डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंशियल डिविडेंड राइट वाला इक्विटी शेयर्स। तो ऐसे कुछ चीजें रहते हैं, इतना डीप में नहीं है, बट मैंने तब भी आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया है। समझा रहेगा तो लाइक करना, नहीं समझा रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। ओके, तो ये था अपना इक्विटी शेयर्स। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, कभी कभी वीडियो लंबे हो जाते हैं तो आप भी बोर हो जाते हो, तो आई होप आपको इतना पॉइंट समझ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। पक्का देखना, आपको 1 by 1 सारी वीडियोस आती जाएंगी और सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट बिलो, और ये दिए गए आप सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें फॉलो कर सकते हो। और मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एकदम जोरदार तरीके से। सो बाय बाय, सी यू।